नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बलवंत सिंह राजोआना, फांसी तो टल गई मगर माफी और फांसी के बीच फंसे सियासी सवाल नहीं टले हैं। हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि एक सजा के रूप में फांसी चाहते हैं या नहीं। फिर उसमें यह दोहरापन भी है कि अफजल गुरु की चाहते हैं मगर बलवंत सिंह राजोआना की नहीं। इसके अलावा भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें झांका जाना चाहिए। क्या पंजाब में सबको इंसाफ मिला? उन हजारों परिवारों को जिनके लोगों को आतंकवादियों ने मारा, उन्हें इंसाफ मिला? क्या उन लोगों को न्याय मिला जिन्हें सरकार ने आतंकवादी बताकर मारा? उन लोगों को इंसाफ मिला जो आतंकवादी और सरकार के बीच पंजाब के लिए लड़ते हुए मारे गए? क्या उस सवाल का जवाब ढूंढा गया कि बलवंत सिंह राजोआना को आतंक का रास्ता क्यों चुनना पड़ा, जबकि खुद उसके पिता और भाई आतंकवादी हमले में मारे गए थे? बलवंत को जिसने गोद लिया या पिता की हत्या के बाद जिस परिवार से रिश्ता रहा, उनके साथ क्या हुआ? वो कहानी क्या आप सुन सकेंगे? क्या उस परिवार को न्याय मिला जिसकी आवाज कभी दिवंगत सीपीएम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने राज्यसभा में उठाई थी? हम लोग बहुत बुज़दिल होते जा रहे हैं, साहस से सवालों का सामना नहीं करते। आखिर जो शख्स 17 साल से जेल में था, उसके फांसी के वक्त इतना हंगामा क्यों मचा? क्यों पंजाब की शांति भंग होती नजर आई? क्यों अकाली दल सक्रिय हो गया और कांग्रेस बीजेपी चुप? अफजल गुरु के मामले में क्या होता है? कांग्रेस चुप होती है और बीजेपी उग्र। पंजाब में दोनों चुप, क्यों केंद्र सरकार ने रोक लगा दी? बलवंत सिंह राजोआना ने तो फांसी की मांग नहीं की थी। फिर अकाल तख्त से लेकर अकाली दल की सक्रियता क्या कहती है? क्या अकाली दल और केंद्र सरकार ने पहल कर कट्टरपंथियों के हाथ में मुद्दा जाने से रोक लिया? परिपक्वता का परिचय दिया या कमजोरी का? क्या पंजाब में कट्टरवादी ताकतें फिर से सर उठाने लगी हैं? वो कौन सा खतरा था या आग थी जो राजोआना की फांसी की खबर से भड़क गई? क्या इसे सिर्फ सांप्रदायिक या मजहबी चश्मे से देखा जाएगा या राजनीतिक नजरिए को भी जगह मिलेगी? क्या इस घटना ने सिख पहचान को फिर से परिभाषित करने की कोशिश की है? सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की खिंचाई की, कहा उचित समय पर निर्णय ले लेते तो लंबी कानूनी प्रक्रिया और करोड़ों रुपए की बर्बादी नहीं होती। हमारे राजनीतिक दल अजीब हैं, फांसी रुकवाने के लिए आंदोलन के साथ खड़े हो जाते हैं मगर इसे खत्म करने के नाम पर बढ़ जाते हैं। माफी का मापदंड क्या हो और फांसी का मापदंड क्या हो? फांसी ही क्यों हो? जब हम वक्त के साथ सरकार या राज्य की गुस्ताखियों, ज्यादतियों को माफ कर सकते हैं या भूल सकते हैं, तो ऐसे राजनीतिक हालातों में भटके लोगों को माफी क्यों नहीं दे सकते? माफी कमजोरी है या ताकत? क्या कोई स्पष्ट जवाब है इसका? ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग में। नरेश गुजराल साहब, पहला सवाल आपसे ही है कि जो पंजाब में हुआ पिछले हफ्ते, वो क्या था? सांप्रदायिक उभार, कट्टरपंथी ताकतों की वापसी, राजनीतिक समझदारी या राज्य की नरमी? उसके लिए एक बार आपको नजर पंजाब के इतिहास की तरफ डालनी होगी। 84 में जो हजारों सिखों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ, उसके बाद किसी को किसी तरह की, जो बड़े बड़े नेता थे सबके नाम आगे आए, उनको कोई किसी तरह से कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। उससे एक हर्ट थी सिख कम्युनिटी में, एक गुस्सा था। वो अब मैनिफेस्ट हुआ पंजाब में, स्टूडेंट्स में, यूथ में, और वो एक रोष बन गया जो सामने नजर आया और उनको राजवाना में एक हीरो नजर आए और इनको वो ओवरनाइट, जैसे आप कहते हैं, शहीद के तौर पे देखना शुरू हो गए। शहीद के तौर पे देखो। जनरल, हमें जानना चाहते हैं कि ये जो रोष था, ये किन्हीं ताकतों का, पंजाब के अखबारों में गर्म ख्याली शब्द का काफी जिक्र हुआ है, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस का, उनके द्वारा उभारा गया था या स्वतः स्फूर्त था, अपने आप हुआ? किसी राजनीतिक दल का इसका समर्थन नहीं था। बात यह है कि लोगों के अंदर से ये उभार आया और राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई कि उसके ऊपर वो कोई कदम उठाएं। इसमें आप इस बात को ध्यान कि राजोआना के साथ इतने लोग क्यों खड़े हो गए, दुनिया भर में आंदोलन क्यों शुरू हो गया? बेअंत सिंह की सरकार, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने पंजाब में इलेक्शन अनाउंस कराया। अपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया, बोले जब तक फेक किलिंग्स हो रही हैं, फेक एनकाउंटर्स बंद नहीं किए जाते हैं, तब तक हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। अपोजिशन ने भाग ही नहीं लिया। बेअंत सिंह की सरकार जो चुनी गई, सरकार उस समय कहा गया जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वोट डालने जाएंगे, सिर्फ 8%। पंजाब बहुत आगे निकला। मैं एक बात क्यों इस तरह से उबाल आया? 8% लोगों ने वोट डाले और बेअंत सिंह की सरकार बन गई। वो एक पपेट सरकार थी और पंजाब के लोग ये जानते हैं कि उस पपेट सरकार ने लोगों के साथ क्या किया। 25,000 लाशें लावारिस कह के जलाई गई। ये रिपोर्ट है जसवंत सिंह खालड़ा की, जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट था।
उसकी रिपोर्ट आने के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी जो मामला गया तो उसमें कहा कि मुआवजे। पर जनरल, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त क्यों ये सब नाइंसाफियां लोगों के सामने पहले से हैं? जो गुजराल साहब ने बताया है 1984 का मामला जो है, हाँ। ये जो 27 साल से किसी को कोई सजा नहीं हो सकी, 10,000 सिखों का कत्ल हुआ, इसकी वजह से राजोआना में लोगों ने अपना हीरो देखा। नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं। अभी आप देखिए जो किशोरीलाल कसाई, 33 लोगों का मर्डर किया, दिल्ली का मामला आप बता रहे हैं। उसमें उसको पहले तो फांसी की सजा हुई, 7 बार माफी मतलब सजा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसको उम्र कैद कर दिया। उम्र कैद करने के बाद वो तिहाड़ में बंद है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के उन्होंने ये सिफारिश की, उसका चाल चलन ठीक है, 33 लोगों का कत्ल करने, चाल चलन ठीक है, उसको छोड़ दिया जाए। ये पृष्ठभूमि में समझ रहा हूं, पर तुलसी साहब मैं ये जानना चाहता हूं कि नाइंसाफियों की पृष्ठभूमि तो रही है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब में जो कुछ भी हुआ पिछले 2 दशकों में वो एक राजनीतिक प्रक्रिया के तहत हुआ, और भले ही राज्य उसे आतंकवाद या अलगाववाद के रूप में परिभाषित करता हुआ हो, या अभी तक हम उसे उसी नजर से देखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नाइंसाफियां इतने बड़े पैमाने पर मौजूद हैं लोगों के जहन में कि राजोआना के फांसी की बात होती है और अपने आप लोग सड़कों पर उतर आते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि कानून और सजा, क्राइम एंड पनिशमेंट, जुर्म और सजा में ना तो पॉलिटिक्स का कोई हाथ हो सकता है और ना ही धर्म का। डेंजरस हादसा हुआ कि चीफ मिनिस्टर को सेक्रेटेरिएट के बाहर बम से उड़ाया गया, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जरूर था, मगर ये अभी क्यों सारा कोई भी एग्जीक्यूशन है, एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो इट इन्वोक्स इमोशन, भावनाओं को उभारता है। ठीक है, वो सिंपैथी अपने आप में पैदा होती है। मैं सरकार का फिर भी फैसला सही मानता हूं कि उन्होंने माफी के लिए गुहार लगाई है, इसलिए नहीं कि लोगों के जहन में बहुत आक्रोश है, इसलिए कि पंजाब एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि सारे देश में आजादी के बाद यहां पे आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सरकार ने ये कहा है तो मैं सही मानता हूं, क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट रेलेवेंट है माफी के लिए, और अगर वो रेलेवेंट है, वो रेलेवेंट है, ये ठीक है। और ये एक बहुत अजीबोगरीब हादसा है। शायद पहली बार मेरी जिंदगी में ये पहली बार है कि मुल्जिम कहता है कि ना तो मैं वकील लूंगा और ना मैं माफी मांगूंगा, ना मैं माफी चाहता हूं। इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी कुछ इस ऐसी बात को शायद नहीं सोचा गया कभी भी। सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों की अपील पेंडिंग है, एक मुल्जिम की, एक सीबीआई की। ठीक है, उसमें क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा, अगर ये बात जहन में होती सुप्रीम कोर्ट के तो ये ऑटोमेटिकली स्टे हो जाती है। गुजराल साहब को मुकम्मल जवाब कि वो राजोआना तो फांसी नहीं चाहता था, फिर आप लोग पहल क्यों कर रहे हैं? मैं एक बात यही कहना चाह रहा हूं उनके साथ जो तुलसी जी ने कहा, पार्लियामेंट कानून बनाता है ताकि सोसाइटी सिविलाइज्ड रहे। ठीक है, और अगर उसी कानून को की इम्प्लीमेंटेशन से सोसाइटी में एक अनसिविलाइज्ड बिहेवियर बहुत बड़े पैमाने पे आ सकता है, क्योंकि लोगों में एक रोष है, गुस्सा है, इमोशंस भरी हुई हैं, उभरी हुई हैं, तो थोड़ी देर के लिए अगर उसको हम टालते हैं तो वो देश के हित में है। वो देश के हित में है। पर पिंकी, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये आपके लिए या उन लोगों के लिए दुविधा नहीं पैदा कर सकती है ये सारी प्रक्रियाएं जो दूसरे राज्यों में इसी तरह के राजनीतिक परिस्थितियों से पैदा हुए लोगों को, जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आधार पर सजा सुनाई गई? मैं अफजल गुरु की बात कर रहा हूं। तब आप उस चश्मे को उसे किस चश्मे से देखेंगे फिर आप? देखिए, मेरा तो मानना एक है कि कानून या समाज में एक यूनिफॉर्म पैटर्न होना चाहिए। उसमें आप स्थिति को देखकर अगर बदल देंगे, जैसे बैड सिचुएशंस में एक बैड लॉज, अगर आप एक सिचुएशन को देखते हुए कानून की प्रक्रिया को या देश की प्रक्रिया को बदल देंगे तो अपने आप में एक बहुत गलत उदाहरण होगा। अगर किसी ने, जैसे बात हो रही थी, तुलसी जी ने पहले कहा, अगर मापदंड तय है, अगर ये तय है कि अब भारत में डेथ पेनल्टी है तो अगर इस केस में बनती है तो होनी चाहिए। अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात की जाए तो एक बहुत वो सब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो जाएगा। परिभाषित कैसे करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? वही इसीलिए, क्योंकि तमिलनाडु का पब्लिक इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है कि राजीव गांधी हत्या के मामले में जो तमिलनाडु के 3 लोग हैं
मतलब उनको राष्ट्रपति के सर्कुलर में लिखा हुआ है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में पार्डन दी जा सकती है, दी जा सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट तो अब सरकार ही उसकी जगह है, वो परिभाषित नहीं है। अगर एक प्रांत में आग लग रही हो और सामने नजर आ रहा हो कि आग लग जाएगी, आतंकवाद वापस आ जाएगा, तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि ठीक है कि आप भारतीय जनता पार्टी की हैं, अगर एक समझदारी से वकील भी हूँ, हाँ, और वकील भी हैं, एक पॉलिटिकल एजेंडा किसी गर्म ख्याली संगठन के हाथ में जाने देने से सबने मिलकर रोक लिया, तो इसे बीजेपी क्यों अपनी कमजोरी या मजबूरी के रूप में देखती है कि आगे शायद वो ऐसे मामलों पर शायद वो राजनीति नहीं कर पाएगी या उग्र स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाली पार्टी के रूप में नजर नहीं है। जनता को तो क्या मैं चाहिए? मुश्किल सा लगने वाला एक साधारण सा सवाल पूछता हूं कि क्या अकाली दल ने माफी की जो मांग की या पहल की, वो गलत कदम था अकाली दल का? नहीं, मैं इस बात पे क्यों कहूँ, जिसने जो मर्सी पिटीशन की उनका वो हक है, अगर एक पार्टी फील करती है उनको अपना राज्य तो नहीं किया, पार्टी ने तो एक तरह से सुओ मोटो एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने एक तरह से सुओ मोटो एक्शन, ये एंटाइटल्ड है, एनीबडी कैन मूव, कानून में भी है। आपकी राय क्या हो सकती है? मेरी राय यही है कि मर्सी पिटीशन का मूव करने का हक ना केवल अक्यूज को है, बट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी रिलीजियस बॉडी, किसी भी एनजीओ जो किया सही किया। इंजीनियर साहब को आप सपोर्ट करेंगे जिस तरह से आप नरेश गुजराल साहब को समझ रही हैं? पॉइंट इज नॉट दैट, मूव करने की बात में मैं सपोर्ट करती हूँ, उसमें क्या हो वो अलग बात है। इसमें रवीश युद्धबंदी बन जाते हैं, क्योंकि उस समय भी पंजाब में हालात थे, पुलिस नहीं सुन रही है, सरकार नहीं सुन रही है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसको लगा कुछ और नहीं हो सकता, इस रास्ते से जाना, एक युद्धक हालात है उसने की। अब एक युद्ध के हालात के बाद 17 साल बाद युद्धबंदी को कभी भी फांसी या सजा नहीं दी जाती। दूसरी बात, एक मामले में एक सजा हो सकती है, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है या फांसी हो सकती है। कोर्ट ने उनको फांसी सुनाई है, लेकिन 17 साल वो लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा पूरी कर चुके हैं। तो आप एक व्यक्ति को 2 सजाएं कैसे दे सकते? 2 सजा और देरी की प्रक्रिया जो है उसको भी आप लाना चाह रहे हैं उसके साथ, पर इसमें एक और सवाल उठ जाता है, आप लोग चूंकि वकील हैं, कि मैं रशीद साहब आपके पास आ रहा हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जैसे भुल्लर के केस में भी हुआ है या अफजल गुरु के केस में भी लोग कहते हैं कि शायद पूरी तरह से उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला या किसी दूसरे तरीके से साबित किया गया, ये भी एक पहलू है। पर रशीद साहब, हमें जानना चाहते हैं कि जो पंजाब में हुआ है उसे आप किस नजर से देखें, क्योंकि आपने ही अफजल गुरु को की माफी के लिए एक विधानसभा में आप प्रस्ताव पास कराना चाहते थे, तो आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अगर ऐसा होगा तो देश हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड करता है। तब तमिलनाडु का उदाहरण था कि तमिलनाडु में प्रस्ताव पास हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता, कांग्रेस चुप रहती है, डीएमके भी साथ देती है, लेकिन आप जब ऐसा करेंगे तो आपको एक सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाएगा। क्या ये नई जो घटना हुई है इस पूरी राजनीति को बदलती है फिर से? आपका शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने खुद ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि जो पंजाब में आज हुआ तो इस पर आज सारे खामोश हैं। मेरे ख्याल में मैं पहले पंजाब की सरकार को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप इसके लिए कोई भी जवाब ढूंढ लें कि ये इसकी फांसी की सजा को माफ करवाने के लिए क्यों मर्सी पिटीशन ले रहे हैं प्रेसिडेंट साहब के पास या किसी और के पास, लेकिन एक इंसानी जायवे से देखें तो काफी अच्छी बात है। जहां तक आपने डबल स्टैंडर्ड्स की बात की, वो तो मैं जरूर बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि जब कश्मीर की बात आती है आपके मापदंड क्यों बदल जाते हैं। रहा सवाल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, तो मेरे ख्याल में ही वॉज नेवर सीरियस अबाउट इट, वो इसमें कभी सीरियस थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो ट्वीट पर लिखा था, जबकि उससे पहले मैंने असेंबली में रेजोल्यूशन लाई और जब असेंबली में डिबेट हुआ तो आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, असेंबली में बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सबों ने हंगामा करके रेजोल्यूशन को सबटाज कर दिया, फेल कर दिया। लेकिन मैं आज मुतमईन हूं, इस लिहाज से मैं पंजाब की जनता को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा जिनकी सरकार ने, जिनके लोगों ने सड़कों पर आके कानूनी ढंग से और मर्सी पिटीशन पेश करके ये वाजिया पैगाम दिया कि आप एक आदमी की जान नहीं ले सकते हैं। व्हेन द वर्ल्ड हैज क्लेम्ड दैट वी हैव टर्न सिविलाइज्ड, तो फिर शायद मौत दंड की कोई गुंजाइश नहीं। और एक बात मैं और अर्ज करना चाहूंगा, जो आपने कहा कि अफजल गुरु को कानूनी इंसाफ मिला या नहीं मिला, अगर आप वो जजमेंट भी पढ़ लें उसमें भी लिखा है कि अफजल गुरु के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, और फिर यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान के मुल्क के लोगों का जमीर मुतमईन करने के लिए, उनका कॉन्शियस मुतमईन करने के लिए हम अफजल गुरु को फांसी मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो उनके साथ जाती है। तो एक और शायद पिंकी आनंद पार्टी लाइन को यहाँ सीधे सीधे परिभाषित ना करें, और ये अच्छी बात है। कई बार अगर राज्य का भला हो रहा हो तो अपनी लाइन से पीछे हटकर चुप रहना एक समझदारी है। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने कोई बहुत गलत काम किया, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं नरेश जी
कि अगर कल को ऐसी स्थिति पैदा होती है तो क्या आप रशीद इंजीनियर को सपोर्ट करेंगे? देखिए, अफजल गुरु के मामले में सपोर्ट करेंगे? ये मामला 3 प्रांतों को अफेक्ट कर रहा है, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पंजाब। और पंजाब 12 करोड़ लोगों का सवाल है। क्या आप 12 करोड़ लोगों की रोजी रोटी को लात मारेंगे? क्या आप 12 करोड़ लोगों के बीच में आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं? ठीक। क्या आप चाहते हैं तो आप कि 3 प्रांत डिस्टेबलाइज हो जाएं? अगर हमारे नेबर तो यही चाहते हैं। मर्सी पिटीशन आए तो अकाली दल क्या सपोर्ट करेगा? मैं इसका सरल जवाब जानना। अकाली दल ने तो ये कहा है कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश किया जाए। मैंने परसों पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया है और मैंने कहा है कि ये 150 साल पुराना बारबैरिक कानून जो है इसे अबॉलिश किया जाए। ठीक है। मूलचंद शर्मा जी आप बैठे हैं जी, आप रशीद साहब आप कह लीजिए, आप कहना चाहते हैं, दूर हैं आप। त्रिवेदी साहब, जो इन्होंने कहा मैं इनका आभारी हूं, इनका शुक्रगुजार हूं। इन्होंने सही बात कही। एक पहली बात यह है कि जब आप किसी को मौत की सजा देते हैं वो इंसानी नुक्ते निगाह से अच्छा नहीं लगता। दूसरा, क्या किसी को मौत की सजा देने से हमारा मसला हल होता है? मेरे ख्याल में नहीं। तीसरा, जिसको आप मौत की सजा देते हैं क्या कानूनी तकाजे पूरे हुए? चौथा ये कि क्या उससे मौत की सजा जैसे आपने पंजाब के जो बेअंत सिंह जी के, आई हैव फुल सिंपैथी विद द फैमिली ऑफ बेअंत सिंह, मुझे बिल्कुल उनसे हमदर्दी है। लेकिन यह भी सही सवाल किसी ने कहा कि 25,000 लोग जो पंजाब में मारे गए, जब उन्हें इंसाफ नहीं मिला, क्या आपको पंजाब में सिर्फ एक बेअंत सिंह का कातिल मिला? क्या कश्मीर में आपको सिर्फ एक अफजल गुरु मिला? वहां तो 1 लाख लोग हैं। क्या आपको 1 लाख लोग जिन लोगों ने मार दिए, आपको सिर्फ अफजल गुरु के अलावा कोई और कातिल नहीं मिला? हमारे पास 2 मापदंड नहीं होने चाहिए। आप एक बस 11 मिनट मौत की सजा को हटाने के हक में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एज ए क्रिमिनल लॉयर मैं समझता हूं कि स्टैट्यूट पे होनी चाहिए मौत की सजा। और भारत का जो इंडिया हैज फाउंड परफेक्ट बैलेंस। सिर्फ 1947 से लेके आज तक 55 लोगों को मौत की सजा एग्जीक्यूट की गई है। इसका मतलब साल में 1 से भी कम। जहां के चीन में 8,000 लोगों को मौत की सजा एग्जीक्यूट की जाती है हर साल। अमेरिका में तकरीबन 55 लोगों को 1 साल में मौत की सजा एग्जीक्यूट की जाती है। भारत का जो संतुलन है, दिस इज द परफेक्ट बैलेंस इन द वर्ल्ड, कि मौत की सजा स्टैट्यूट पे है, आपको बोलने का स्टैट्यूट पे है, मगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो सुप्रीम कोर्ट ने मापदंड यहाँ, और आप और गुजराल साहब अलग हो जा रहे हैं, फिर भी बलवंत सिंह के मामले पर आप समझते हुए आप लोग अलग हो जा रहे हैं। आ रहा हूँ, जनरल आ रहा हूँ। रवीश जी, मैं 2 छोटी-छोटी बातें कहूंगा। टीवी में छोटी बातें ठीक होती हैं। पहले तो आपने जो बात शुरू की, मैं उसके ऊपर अगर आधा सेकंड दें तो जरूर बोलूंगा। और वो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जहां तक तुलसी जी का और पिंकी जी का कहना है कि क्योंकि स्टैचू बुक के ऊपर डेथ पेनल्टी है, और जब तक डेथ पेनल्टी स्टैचू बुक पर है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट तक ने मान रखा है, तब तक वो तो रहेगी। और क्योंकि वो रहेगी और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये डिसाइड कर लेती है कि इस आदमी को डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए, तो वो अपने आप में लॉ है और वो हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन तुलसी जी को और पिंकी जी को मैं एक बात, वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, पर याद कराना चाहता हूं, और वो ये है कि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, दैट कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन। अगर कोर्ट ने ये डिटरमाइन किया है कि यस, इसने ये ऑफेंस कमिट किया और उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, रेस्ट ऑफ रेयर केसेस है, पर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का क्लेमेंसी भी उतना ही बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। उसको उसके बाहर नहीं देखा जा सकता है कि जिस वक्त क्लेमेंसी ग्रांट करते वक्त ये क्वेश्चन एग्जामिन होगा, उस वक्त एक क्वेश्चन और भी एग्जामिन होगा, और वो ये होगा कि अनड्यू कंसिडरेशन ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजनलिज्म, इवन दैट शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसलिए क्लेमेंसी ग्रांट करना इज नॉट अ सिंपल मैटर, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस अफेयर। तो इसको जो राजनीति रही है वो ठीक है, उस राजनीति को आपने जन्म नहीं दिया हो, लेकिन आप उसकी धारा के साथ खड़ी तो एक जिम्मेदारी हो जाती है। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी है। सॉफ्ट स्टेट या स्ट्रॉन्ग स्टेट या माचो स्टेट, ये जो सिनेमा वाला सुनील शेट्टी टाइप स्टेट के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। नहीं, देखिए मेरा तो सिंपल मानना है, एक ये जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट करके अगर हम बहस को चालू करेंगे तो डेथ पेनल्टी कभी भी सस्टेन नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे अगर ये उदाहरण पंजाब का लिया जाएगा, तो अगर मान लीजिए होता है इस कारण से कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, वहां पे सोशल अनरेस्ट है, लोग इसको अपोज कर रहे हैं, तो कभी भी क्लेमेंसी हर एक को ग्रांट होगी, क्योंकि कोई ना कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी या राजनीतिक दल, चाहे एक्स है चाहे वाई है, वो लेकर उसका आगे चलेगा। कल को मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी हो जाए
और कहे कि प्रज्ञा ठाकुर को भी माफी मिलनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे एक रवीश बात करना चाहता हूँ। जो बात कह रहे हैं उसको, भुल्लर को या राजोआना को, क्योंकि वो सिख हैं और लोग खड़े हो गए इससे माफी दे दी जाए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए, जो परसेप्शन मैं बता रहा हूँ, देखा जा रहा है ऐसा। तुलसी साहब ने कहा कि अभी तक बैलेंस रहा है, लेकिन मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। एक तरफ वो प्रोफेसर भुल्लर के लिए, उसकी माफी के लिए लगे हुए हैं और फांसी की सजा का वो कहते हैं कि मैं इसके हक में हूँ। दारा सिंह ईसाई मिशनरी जो अपना स्टेन्स, उसके बच्चों को जला दिया, उड़ीसा का जो मामला था, उस मामले में जिसमें बच्चों को जलाया, उसको जला दिया, क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उनको पहले फांसी देके बाद में लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया। किशोरी लाल कसाई, फांसी दी ही नहीं उनको, हाँ, उनको उनको उम्र कैद कर दी। किशोरी लाल कसाई 33 हत्याएं की, 7 मामलों में फांसी हुई और उसको फांसी के बाद फिर वो कर दिया गया। ये बैलेंस नहीं। सज्जन कुमार, टाइटलर, किशोरी लाल, आप कह रहे हैं कि 47 से लेके 55 को फांसी हुई है आज तक, लेकिन पिछले 27 साल 1984 के बाद एक भी कातिल को कोई सज्जन कुमार का 1992 में नांगलोई का कोई केस है, नांगलोई थाने में जो दर्ज हुआ था हत्या के मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ, तो किसी ने बताया कि अदालत में उसकी आज तक चालान ही पेश नहीं हुई, जबकि हत्या 84 की थी। तो एक तरह ये जो देरी हो रही है, आज भी हियरिंग चल रही है कड़कड़डूमा कोर्ट में सज्जन कुमार के मामले पर मैं इस देरी की वजह से आशुतोष में आपको लाना चाहता हूं। जिस तरह से देखा जाए, अगर बलवंत सिंह को आज कांग्रेस बड़ा कर रही है, लेकिन उन्हीं के साथ बलदेव सिंह का भी परिवार था, बठिंडा के शायद विधायक थे जो मारे गए थे, उनकी एक मूर्ति तक नहीं लगाई गई। तो एक जो लोग, कुछ लोगों के हाथ में बंदूकें थी ये कहा जाता है, लेकिन जो पुलिस ने उन लोगों को भी मारा जिनके हाथ में बंदूकें नहीं थी, शक के आधार पर, संबंधों के आधार पर। तो इस तरह से जो नाइंसाफियों का जो स्तर है वो कई चरणों में है, ठीक है। तो इनके बीच ऐसा क्या आपको लगता है कि पंजाब में इस तरह के हालात कभी भी रहेंगे? जो शांति ऊपर से देखी जा रही है या बताई जा रही है, वो दरअसल उसकी चादर बहुत मोटी नहीं है, कभी भी कोई खींच के हटा सकता है और पंजाब गर्म हो सकता है। नहीं, मुझे तो 2 चीजें कहनी है। सबसे पहले, जो अभी तक की बहस हुई है उसमें सिर्फ बेअंत सिंह की हत्या की बात हो रही है। 16 लोग और मरे थे उस जो बॉम्ब जो ब्लास्ट हुआ था 1995 में, उसमें 16 लोगों की और मतलब मौत हुई थी, और वो हिंदू भी थे, सिख भी थे। उसमें से कितने लोग रिस्पॉन्सिबल थे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए, एक तो सवाल ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मर्सी पिटीशन जो की गई है, आपने बात करी रवीश जी राजनीतिक समझदारी की, तो मुझे लगता है वो बात बिल्कुल सही है। जो अकाली दल गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है, और मैंने देखा कि बीजेपी भी इस मामले में चुप ही रही है, हालांकि बीजेपी ने साथ नहीं दिया खुले तौर पे, लेकिन बीजेपी ने चुप्पी साधी रही। और कांग्रेस के नेता जो हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी ये कहा कि भाई मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। वो तो कानूनी उन्होंने पक्ष लिया कि मैं मौत की सजा के खिलाफ हूं, चाहे किसी को ना मिलनी चाहिए। अब मुझे ये लगता है कि पंजाब में क्या है ना, जो सोच है लोगों की कि लोग नहीं चाहते वापस जाना, मुड़ के जाना नहीं चाहते, तो एक भय का माहौल है कि कहीं ये रेडिकल फोर्सेस जो हैं ये फिर से, क्योंकि पंजाब में मीरी पीरी राजनीति और धर्म का चोली दामन का साथ रहा है, राज करेगा खालसा ये कॉन्सेप्ट रहा है। और आपको पता है एक डोमिनेंट कम्युनिटी है पंजाब की जो राजनीति पे और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था पर कंट्रोल करती है। एक तरह से यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है पंजाब की। तो उस मामले में ये मामला जो जरूर रहता है कि कहीं हम वापस ना उस मुड़कर उस दौर पे जाएं। और पंजाब एक बॉर्डर लैंड स्टेट भी है, पंजाब में मिलिटेंसी रही है, और आपने जैसा कहा एक पंजाब का इतिहास रहा है। आशुतोष, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग निकले थे सड़कों पर वो पंजाब को बचाने के लिए निकले थे, उनका मकसद सिर्फ राजोआना को ही बचाना नहीं था फांसी के तख्ते से, पंजाब की शांति के लिए भी निकले थे? क्योंकि एक दिल्ली से बैठ के ये देखा जा रहा है कि ये एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं, कि दिल्ली से बैठकर ये देखा जा रहा है कि ये जो लोग सड़कों पर निकले हैं वो एक तरह से फिर से उस कट्टरवाद के दौर में जाना चाहते हैं और उसके प्रभाव में आने वाले लोग ही राजोआना के पक्ष में निकले। क्या ये नजरिया सही है जो दिल्ली से देखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग नहीं चाहते उस दौर पे जाना। और मैं आपको बताऊं, मैं कोई अकाली दल का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये जो हमारे बादल साहब हैं, मैं इनको मतलब रिकंसाइलर मानता हूं। प्रकाश सिंह बादल ने जो किया, जो पोजीशन ली, वो किसी आपके जो रिसोर्स पर्सन उन्होंने कहा भी, उन्होंने बिल्कुल ठीक करा। नहीं तो ये मामला तूल पकड़ता और इससे शह मिलती जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो अभी भी कहीं कहीं सक्रिय हैं, जो कि एक तरह से हाशिए पे चले गए हैं, लेकिन वो आने की कोशिश करते हैं।
तो एक तरह से ये जनता जो सड़क पर आई और जनता रजौना को बचाने के लिए नहीं, मेरी सोच ये है कि जनता वापस मुड़कर नहीं जाना चाहती। जनता उन दिनों, आप अगर बात करें पंजाबी लोगों से, वो नहीं उन दिनों को याद करना चाहते, उनकी एक डर है उनके मन में। उनकी बात से मैं यहाँ तक पूरी तरह सहमत हूँ कि पंजाब की जनता वो काला दौर नहीं देखना चाहती और उसके दिल में डर है, लेकिन जनता सड़कों पर तब उतरती है जब उसके दिल में ये फीलिंग होती है कि नाइंसाफी हो रही। पंजाब से ये आवाज उठी है कि फांसी ना दी जाए। मैं आपको एक बात इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। महाराजा रणजीत सिंह के समय में एक भी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया गया था। महाराजा रणजीत सिंह का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल रहा है जिसमें किसी भी विरोधी, चाहे वो जंग हार गया, चाहे वो अफगानिस्तान का शाह था, उसको भी उसने शरण दी, किसी को फांसी की सजा नहीं दी। और जहां तक ये धार्मिक मामला मीरी पीरी की बात कर रहे हैं, देखिए सिख धर्म की, अब मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो कहता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत्र का भला। इसका मतलब हिंदी में भी बताइए। देखिए अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को। उनका कहना है कि सर्वत्र का भला हो। और जहां तक गुरु तेग बहादुर साहब ने ये शीशगंज साजा गुरुद्वारा है, अगर औरंगजेब ने जबरदस्ती धर्मांतरण कराना चाहा तो उसके खिलाफ गुरु तेग बहादुर दी। तो इसलिए ये मत कहिए कि पंजाब के अंदर मीरी पीरी की है वो डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं। अगर हिंदुस्तान की आजादी में 2700 लोग उसमें सजा गई है, 50% सिखों के नाम, अगर 126 को फांसी दी गई है, 93 सिख हैं, अगर चाहे जलियांवाला बाग हो, चाहे 96 तो ये शानदार इतिहास से कोई विवाद नहीं है। आप ये मत कहिए उससे शानदार इतिहास और योगदान से सिखों को कोई विवाद नहीं है कि वो जो है कि वो डोमिनेंट कम्युनिटी है, इस तरह नहीं। वो शांति चाहते हैं, वो न्याय चाहते हैं और वो देश के। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब बात न्याय पर आकर टिकती है और न्याय से ही हर तरह की बात शुरू हो जाती है हर समय के बाद, तो क्या हम न्याय के सवाल को ईमानदारी से 360 डिग्री डील करते हैं क्या, है ना? तो हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जब आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे कि हम जो पंजाब में या सिख विरोधी दंगे हुए हैं, या जो वहां का जो राजनीतिक आंदोलन रहा है जिसे राज्य अलगाववादी कहता है और दूसरे लोग अपने सम्मान की बात करते हैं, उन सब सवालों का सामना हम साहस के साथ कर पाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक से लौट आए हैं। हम जल्दी से इस सवाल का निपटारा कर लेना चाहते हैं कि अभी चुनाव खत्म हुए हैं वहां पर गुजराल साहब, तो क्या ये बात अब उतनी जोरदार तरीके से नहीं कही जा सकती है कि पंजाब के लोग कट्टरपंथी ताकतों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे इस मामले में? देखिए, हमेशा एक इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता था, हमारी पार्टी के ऊपर, कि हम धर्म की बात करते हैं चुनाव के वक्त। पिछले 2-3 चुनाव आप देख लीजिए, अकाली दल ने कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। हमने केवल डेवलपमेंट की बात की है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो आतंकवाद ने जिस तरह से हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल नष्ट कर दिया था, पंजाब को उससे अभी तक नहीं पूरी तरह निकला, लेकिन 15 साल से कोशिश जारी है कि किसी तरह हम पंजाब को एक बार फिर डेवलपमेंट की राह पे डालें। ठीक है, तो ये सारा जो मुद्दा था चुनाव के वक्त, वो केवल डेवलपमेंट का था। क्या जन समर्थन है? जनरल, संक्षेप में जवाब चाहता हूं, कट्टरपंथी ताकतों का जनता के बीच में। देखिए, कट्टरपंथी क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि सच कहना तो सच कहना है, ठीक है, अगर मुद्दे पे खड़ा होना। ठीक है, हाँ, है। पंजाब के लोग कभी भी कट्टरपंथी नहीं रहे, ना कट्टरपंथी। लेकिन जब आप देखिए मुद्दे शुरू होते हैं, जब आप पंजाब, आप देश में एक ही राजधानी है जो पंजाब और हरियाणा कर रहे हैं, तो ये इशू नहीं किए गए। पंजाब के पानी का मामला था, किसान आंदोलन शुरू हुआ वहां से, सतलुज यमुना लिंक लेयर वाला, तो उससे जो, क्योंकि 99% किसान सिख है, तो उसका ऐसा मामला चला जाता है कि ये कहीं सिख और हिंदू का मामला नहीं, क्योंकि जब किसान सारा सिख है, वो अपना एजिटेशन शुरू करता है तो गुरुद्वारों से शुरू करता है, तो एक ऐसा चल। पंजाब के आज मैं 1965 हो, 71 हो, कारगिल हो, पंजाब देश की सबसे मजबूत दीवार है अपने दुश्मनों के खिलाफ, उसको कमजोर सबसे ज्यादा कमजोर किया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा सेक्युलर अगर ग्रंथ कोई है तो वो गुरु ग्रंथ साहिब है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। सारे ग्रंथों में तो कहीं और धार्मिक पुस्तकों में तो कहीं इसकी बात नहीं की गई, लेकिन पढ़ने वालों ने उसे लेकर अपने अपने तरीके से हंगामा मचाया। मैं ये जानना चाहता हूं इस बहस के बाद, और पंजाब का जो उदाहरण है, क्या आतंकवाद को लेकर या उससे जोड़कर देखे जाने वाले लोगों को लेकर राजनीतिक समझदारी कुछ बदली है क्या आपकी या देश भर में? मतलब
नहीं, देश भर में डेफिनेटली ये जो डिबेट चली है इसी चेंज आई है, क्योंकि ये देखते हुए कि जिस प्रकार से पंजाब की बात की जा रही है कि सारा आतंकवाद मिटाने के लिए एक नई कड़ी शुरू हो चुकी है जिसको आप वापस नहीं करना चाहते, तो नई सोच तो है। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर मान लीजिए आज की तारीख में जो एजिटेशन है वो डेथ पेनल्टी में है, मान लीजिए कल लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाती है, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट के खिलाफ भी अगर पंजाब के सारे लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी नहीं देनी चाहिए, तो प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम है एक लार्जर इशू पे कि आपको ये डिबेट करना है कि आपको डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आप दे सकते हैं कि लोग आजीवन उम्र कैद को लेकर भी इस तरह के आंदोलन करने लगे, तब कहां रुकेंगे? ये आंदोलन की और इस सवाल का भी जवाब रखिए, कल को अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को निर्दोष साबित करो, तब क्या करेंगे? अफजल गुरु का सवाल आ जाए तब क्या करेंगे? निर्दोष साबित करो कोई भी नहीं कह रहा है। मैं ये समझता हूं कि इस केस में पंजाब सरकार का जो रुख है वो कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर वो समझते हैं कि इसमें माफी हो जानी चाहिए थी, तो वो 433 में सेक्शन 433 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें सरकार की अपनी पावर है कि वो कम्यूट कर दें डेथ सेंटेंस को। ठीक है, वो शायद लिप सिंपैथी कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये जितने लोग, जितना मामला गरमाया गया, खेलेंगे। उनकी 5 साल की सरकार आई है, वो आराम से अमन चैन के साथ पंजाब चलाना चाहते होंगे, वो इसे क्यों किसी मगर वो भी शुरुआत में इनका क्या फायदा होगा? अगर अकाल तख्त को कहा गया कि आप एक हुक्मनामा दीजिए, तो वो भी आखिर एसजीपीसी के मुलाजिम हैं और अकाल तख्त भी एक व्यापक सहमति लेने की उन्होंने कोशिश की होगी। सिर्फ सरकार की पहल के रूप में जितने लोग भी इकट्ठे किए गए, जितना हंगामा सारे स्टेट में हुआ, वो भी ऑर्गेनाइज था, आखिर अपने आप से इतना स्पॉन्टेनियस नहीं था। इस सवाल को यहीं छोड़िए और इस सवाल पर आ जाइए कि क्या इंसाफ के सवाल पर, चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सिख दंगों के इंसाफ के सवाल पर ईमानदार रही है? दंगों में कभी भी कहीं सजा नहीं मिलती। ये सिर्फ भारत का एक्सपीरियंस नहीं है, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है। सारे देश में जहां भी जहां दंगे होते हैं, हर साल दंगे होते हैं, दंगों में सजा नहीं मिलती। गुजरात में कहां मिली? ये सारी दुनिया में ये बात है, क्योंकि दंगों का जो एविडेंस है ये इतना पेचीदा होता है कि आपको ये नहीं समझ आती कि ये आग लगा रहा था या आग बुझा रहा था। तो इसी वजह से सजा नहीं मिलती है। जी, तो फिर रास्ता क्या निकले? फिर तो जो इंसाफ के सवाल हमेशा बने रहेंगे। वो परिवार भी आगे आएंगे कि हमारे हजारों लोग मारे गए, हमारे लिए किसी राजनीतिक दल ने पहल नहीं की। वो लोग भी आगे आएंगे, सिर्फ उनका ही क्यों सुना गया जो बलवंत सिंह राजोआना के पक्ष में खड़े थे? देखिए रविशी, एक बात तो पहले हम लोग समझें, और वो बात ये समझें कि जब हम डेथ सेंटेंस और डेथ पेनल्टी की बात करते हैं और रेयरेस्ट ऑफ रेयर की बात करते हैं, तो ये तय करना कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कौन सा है, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ये भी बहुत आर्बिट्ररी है, क्योंकि उन्होंने बताया आपको किसी एक केस के अंदर कैसे 33 बार क्या हुआ, तो क्या है, उसमें भी आर्बिट्ररीनेस आ जाती है। जज का अपना बैकग्राउंड, जज का अपना फिलॉसफी। एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन November 15 in Sonipat delivered a speech, though he said these are my personal views, and he said कि साहब डेथ सेंटेंस तो बिल्कुल बार्बरिक है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। हालांकि उन्होंने क्वालिफाई कर दिया कि ये मेरा पर्सनल है। फिर दो बातें, एक तो देखिए क्या है, एक तो क्या है कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर आर्बिट्ररी हो जाता है, और दूसरा पंजाब की गवर्नमेंट बात करे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बातचीत हो, और फिर ये इस किस्म की बातें आए जैसे कि अभी आ रही हैं कि साहब 433 है, वो उन्होंने क्यों नहीं फॉलो किया, वहां पॉलिटिक्स हो रही है, ये एक दूसरे तरह की आर्बिट्ररीनेस है। और मेरा जहां तक ख्याल है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में आर्बिट्ररीनेस की कम से कम जगह होनी चाहिए, और यही कारण है फिलोसफिकली डेथ सेंटेंस एक सिविलाइज्ड क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं हो सकता, फांसी हिस्सा नहीं हो सकता। भारत में वैदिक टाइम से है डेथ सेंटेंस। मैं अभी बुलचंद जी, आप तो हमारे प्रोफेसर रहे हैं, अल्टीमेटली ये बताइए कि बिल्ला रंगा जैसे केस में जहां बच्चों की हत्या की जाती है, बच्चों को रेप किया जाता है, ऐसे केसेस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर धनंजय चंद्रचूड़ जो है उन केसेस में नहीं होता। ठीक है, एक जमाना। रशीद साहब, मैं अब इस पर जानना चाहता हूँ, एक सेकंड, ये अब इससे पहले कटघरे में ना बदल जाए। रशीद साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि ये इंसाफ कैसे आप परिभाषित करेंगे? कानून से परिभाषित करेंगे या राजनीति से करेंगे? वही मैं अर्ज करना चाहता था, कानून को अपना काम करना चाहिए। 1 मिनट, जो अभी किसी ने कहा कि 25,000 लोग जो मरे पंजाब में या किसी और या दंगों में जो लोग मारे गए,
उनको इसलिए इंसाफ नहीं मिलता है कि दंगों के वक्त पता ही नहीं चलता है कि वो किसने किसको मारा। लेकिन मैं अपनी स्टेट की बात करूं, यहां स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की सैकड़ों जजमेंटें हैं जहां पर कि साबित हुआ है किसने किसको मारा। अभी रियासती असेंबली में हमने एक सवाल पूछा था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मेरे पिछले 8 वर्षों में कितने पुलिस। मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इंसाफ को आप कानून से परिभाषित करेंगे या राजनीतिक से? नहीं, मेरे ख्याल में कानून से तो जरूरी है, लेकिन आपको उसके राजनीतिक परिणाम भी देखने हैं ना, जरूरी देखने हैं कि इसका असर क्या होगा। और जब आप इंसाफ की बात करोगे वो तो आपको पूरी सोसाइटी को, पूरी मतलब जनता को, सबों को एक साथ देना होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ एक अब्दुल गोरू को कश्मीर में फांसी दे दें और पथरी बल जिन्होंने किया, मछल एनकाउंटर जिन्होंने किया, जिन्होंने 1 लाख लोगों को मारा, उनमें से आप किसी को न पकड़े। मेजर अवतार सिंह आज भी अमेरिका में बैठ रहा है, इसको इसमें राजनीति का कोई मतलब जुड़ नहीं है। अगर बंदा एक मिनट, हाँ। अगर वहां पर इस वक्त भी आपके पास प्रूवन केसेस हैं, आपने प्रमोशंस दी हैं पुलिस ऑफिसर्स को इसलिए कि उन्होंने लोगों को मारा है, उन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस दी हैं मिलिटेंसी को खत्म करने के नाम पर, तो वो कहां का इंसाफ है? इसलिए उसमें राजनीति तो आएगी ही। अगर इंसाफ आप दोहरे मापदंड रखें तो राजनीति तो नहीं आएगी। जब आप आशुतोष, राजनीति को बोलना ही है। जी प्रोफेसर आशुतोष, मैं इससे पहले कि मैं अब लोगों के पास जाऊं उनके सवालों के लिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब ये हालात या स्थिति पंजाब में नहीं है कि हम उन सवालों का आप हिम्मत के साथ सामना करें कि क्यों बलवंत सिंह राजोआना आतंकवादी बनता है, क्यों एक घर से कोई आतंकवाद के रास्ते पर जाता है तो उसके आस पड़ोस के लोगों को फर्जी मुठभेड़ का शिकार बनाया जाता है, क्यों लोग जो पंजाब में अमन के लिए लड़ रहे थे वैसे लोग भी मारे गए, उनके इंसाफ के सवाल को लेकर क्यों खुलकर क्यों नहीं बात होती है? नहीं, इसकी एक वजह है कि जैसे इन चुनाव में, इसके पहले वाले, मैं ये कहूंगा कि मैं 2002 से पूरा अध्ययन कर रहा हूं, 2002-2007 में ये सब इशू उठाए जाते थे। जैसे 1984 राइट्स में जो विक्टिम्स हुए तो उनके साथ न्याय हुआ, मिला कि नहीं, ये सारे इशू इस बार मैनिफेस्टो में रखा गया, पर चुनावी प्रक्रिया में ये इशू नहीं उठाए गए। और मुझे लगता है ये सकारात्मक कदम था, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना पंजाब में, क्या है कि राजनीतिक दल अब जाकर एक तरह से समझिए हाशिए से मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। एक सोच है जो ये अकालियों को जो अब इस बार सत्ता मिली है तो उसके पीछे एक ये भी है कि अकालियों के साथ कहा जा रहा है, खासकर जो बादल सीनियर हैं, प्रताप सिंह बादल के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू सिख यूनिटी को कायम रखेंगे। ये यहाँ पीस एजेंडा एक बहुत बड़ा एजेंडा है, डेवलपमेंट एजेंडा की बात करी है अकालियों ने, पर मुझे लगता है अकालियों को इसलिए भी माना जाता है कि अकाली जो हैं वो इस स्टेट में पीस रख सकते हैं, एक शांति स्थापित कर सकते हैं। तो जहां तक ये सब मामले जो उठते हैं तो उसमें होता है कि वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया आपको पता है भारत में रवि जी किस तरह से चलती है, तो उसमें ये कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन राजनीतिक जो पहलू है वो ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है पंजाब के मामले में है, लेकिन मंचों पर नहीं है। एक तो तुलसी साहब ने कहा बताया कि दंगा जब होता है तो कुछ नहीं होता। हम एक कैसा एक देश बनाने जा रहे हैं, ये एक मेजोरिटिज्म है जहां भी कह रहे हैं कि हम उन सवालों का मजबूती से सामना नहीं करते हैं ना, बचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं करते उन सवालों का कि किसके पास सवाल पर क्यों चलता है। हाँ, किससे पूछना चाहते हैं आप, कह लें फिर। मेरा सवाल जर्नैल सिंह जी से है। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अपराधी को सजा कितनी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये एक राज्य की जनता, एक धर्म के लोग या राजनीतिक दल वो तय करेंगे या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी? क्या हम अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के फैसले का विरोध करते हैं तो क्या हम उसका सम्मान कर रहे हैं? जवाब तब रुकिए आप जवाब सुनिए। हाँ। असल में वाकई कानून का शासन होना चाहिए, लेकिन कानून का डंडा हर अपराधी पर बराबर पड़ना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ये फीलिंग नहीं आनी, मैं फिर बता रहा हूं, मैं इस फीलिंग की बात, अगर सज्जन कुमार टाइटलर भगत जिनको मिनिस्टर बना दिया गया, अगर फांसी दी गई होती, अगर किशोरी लाल को फांसी दी गई होती तो शायद आपको ये एजिटेशन आज दिखाई ना देता। और मैं बात कर रहा हूं, हमें पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए, हमें जुडिशियल रिफॉर्म। हम उन सवालों को छोड़ देते हैं अभी। हाँ, देखिए, मैं तुलसी जी से पूछना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि अभी जो संविधान है भारत का, आज की परिस्थितियों में क्या नहीं लगता कि उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? आईपीसी, सीआरपीसी और ये जो कैपिटल पनिशमेंट, इन सब को हटाने की, और दूसरा इसमें दोहरा मापदंड जो है ना जी, वो कहीं भी देश के लिए ठीक नहीं है। जी तुलसी साहब, ना तो दोहरा मापदंड संविधान में है, ना ही आईपीसी में है, और संविधान में ही माफी की प्रतिक्रिया है, जो भी कानूनी प्रतिक्रिया है। पूछ लीजिए। मैं पूछना चाहूंगा पंजाब की सरकार से है ना, गुजराल साहब पंजाब में आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं या बढ़ावा दे रहे हैं उसकी, जो बलवंत की फांसी को रोक के?
हम तो खत्म करना चाहते हैं, और हमें डर था कि अगर फांसी हो गई तो एक बार फिर आतंकवाद पंजाब में पैदा हो जाएगा। नहीं तो ऐसे तो फिर कोई और किसी मिनिस्टर को गोली मार देगा, फिर उसकी भी फांसी रुक जाएगी। इसीलिए मैं ऐसे तो पूरी जनता जो है परेशान है आज की डेट में, जो है महंगाई की वजह से। अगर किसी आपने सवाल पूछ लिया। मेरा जवाब इसका यही है कि अगर हम 3 आदमियों को फांसी देके, एक को तमिलनाडु में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, 3 प्रांतों को तो फांसी नहीं दे सकते। अगर उससे आतंकवाद वापस आता है तो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट का सोचना होगा। जी, आपका सवाल। मेरा सवाल तुलसी साहब से है कि फांसी जो क्राइम करता है उसको फांसी से कोई खुद को नहीं डर लगता, ना ही किसी पब्लिक को डर लगता है कि किसी को फांसी हो गई है। तो मेरी समझ से, जैसे अभी तुलसी साहब ने कहा कि फांसी की सजा तो होनी चाहिए, तो क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए फांसी की सजा माफ कर दी जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि और लोगों को देखने को मिले कि हाँ उसको क्या सजा मिली। मुस्कुरा रहे हैं, इनका अपना एजेंडा है, लेकिन फिर भी नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि फांसी की सजा स्टैट्यूट पे रहनी चाहिए। ये सिर्फ जो जुर्म करता है वो शायद निर्भय हो जाता है, मगर बाकी लोग तो सोचते हैं कि ये जुर्म करूंगा तो मेरे को फांसी लग सकती है। तुलसी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि फांसी रोक, इन्होंने भी बोला कि रोक देनी चाहिए, ये भी लोग जो भी क्राइम करते हैं लोगों के दिलों से वो खौफ हट जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि भी जो आम जनता में जो ये चीज बनी हुई है कि हाँ जी कम से कम इस चीज का फांसी हो रही है, किसी को सजा हो रही है, खौफ तो है, वो खौफ हट जाएगा, सारे आम क्राइम होगा। नहीं, मैं तो आपसे सहमत हूँ कि फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि कुछ डर रहे। संक्षेप में बता दीजिए। बिल्कुल, मैं तो एग्री करता हूँ। मैं संक्षेप में आपको ये बताऊंगा कि डेथ सेंटेंस का जो पिनोलॉजिकल पर्पज है डेटरेंस, वो डेटरेंस इससे नहीं आता है, इससे नहीं आता है। हाँ, ये डेटर नहीं होते हैं। वक्त नहीं है तो खत्म करना पड़ेगा कि जो भी पंजाब में हुआ उससे पंजाब बच गया या बलवंत सिंह बच गया। इस सवाल पर आप सोचिएगा, और इस सवाल पर भी सोचिएगा कि अफजल गुरु भी बच जाएगा या देश नहीं बचेगा। इस तरह की राजनीति कौन क्या तय करेगी? इंसाफ को तय करेगी या एक नई तरह की समझदारी को, जिसकी तरफ पंजाब ने इशारा किया, वो है भी या नहीं? इन सवालों पर आप सोचिएगा और दीजिएगा अपना फीडबैक। आप देख रहे थे हम लोग। नमस्कार।